सबसे पहले तो मैं जो लोग काम कर रहे हैं सीरियसली, जो अपने घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और विच आर रेगुलर इन देयर स्टडीज़, विच आर एक्चुअली डूइंग द हार्ड वर्क, मैं उनके लिए तालियां बजाना चाहता हूँ। मैं हूँ अमित विशिष्ट, आपका ट्यूटर, और आपका सबका स्वागत है इसी यूट्यूब चैनल पे। सो माय डियर फ्रेंड्स, in our last class we have finished numericals on Biot-Savart law, applications of Biot-Savart law। आज देखिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ एम्पेयर सर्किटल लॉ। एम्पेयर सर्किटल लॉ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बताया था बायोट-सवर्ट्स लॉ को आप कंपेयर कर सकते हो कूलम्स लॉ से, ऐसे ही आप एम्पेयर सर्किटल लॉ को एक तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो आपने गॉसेस थ्योरम पढ़ी थी उससे कंपेयर कर सकते हो। तो आज का स्टूडेंट्स जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट इज एम्पेयर सर्किटल लॉ। व्हाट इज दैट? लिख लेते हैं, ये जल्दी फटाफट लिख लेते हैं हम। एम्पेयर सर्किटल लॉ, एम्पेयर सर्किटल लॉ, शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं ACL। ये जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ा था गॉसेस लॉ, जिसमें आप सिमेट्री का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालते थे, उसी का भाई है ये, उसी का भाई बंधु है। लेकिन यहाँ पे कहाँ पे आप इसको यूज कर रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको यूज कर रहे हो। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो भी सिमेट्री की सिचुएशंस होंगी, जहाँ पे मेरे को सिमेट्री दिखेगी वहां पे मैं ACL को लगा सकता हूँ, एम्पेयर सर्किटल लॉ को लगा सकता हूँ। आइए देखते हैं जल्दी से ये होता क्या है। ठीक है, This law was given by Andre Marie Ampere, जिसके नाम पे है ये। This was given by Andre Marie Ampere। This was given in year 1825। 1825 में ये उन्होंने दिया था, 1825 में। तो ये आपको बताता है लाइन इंटीग्रल of magnetic field, line integral of magnetic field around any closed loop, is mu naught times the current enclosed by that loop, इस स्टेटमेंट को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं ACL, एम्पेयर सर्किटल लॉ। बहुत बढ़िया भाई। देखो अब मैं आपको बताता हूं कि लाइन इंटीग्रल है क्या। जैसे सपोज ये हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, आई करंट मान लो इसके अंदर फ्लो कर रहा है। तो अगर मैं एक ऐसे लूप ले लेता हूं इसके अराउंड, तो ये जो होगा स्टूडेंट, इस लूप के अबाउट एक छोटा सा मैं अगर एलिमेंट ले लेता हूं DL, तो इस वायर की वजह से, इस करंट कैरिंग लूप की वजह से क्या होगी? इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। हमने देखा था एक करंट कैरिंग वायर के आसपास क्या बन जाती है? मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। इस मैग्नेटिक फील्ड का और इस DL का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट कर देता हूं तो वो आ जाएगा B.DL। और अगर ऐसे सारे प्रोडक्ट्स जो होंगे इस पूरे लूप के लिए, वो जो सारे प्रोडक्ट्स हैं, अगर मैं उनको ऐड कर देता हूं तो वो हो जाएगा स्टूडेंट्स क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल। क्या बोलेंगे उसको? क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल। क्योंकि आपने लाइन के अलोंग एक वन डायमेंशनल इंटीग्रल किया है, लाइन के अलोंग किया है, तो इसीलिए उसको लाइन इंटीग्रल बोलेंगे। और आपने एडिशन की है, छोटे छोटे एलिमेंट को जोड़ा है, तो जोड़ने को क्या बोलते हैं हम? इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये लाइन इंटीग्रल होगा B.DL। तो ये लॉ आपको वही चीज बताती है कि अगर आप ऐसे छोटे छोटे B और DL के प्रोडक्ट जो हो रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट जो हो रहे हैं, अगर आप उनको जोड़ देते हो तो ये क्या बनेगा? क्लोज इंटीग्रल B.DL। और ये किसके बराबर होता है? दिस इज इक्वल टू
म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड। म्यू नॉट क्या था? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और आई एनक्लोज्ड क्या है स्टूडेंट्स? ये है करंट एनक्लोज्ड बाय दिस लूप। इस लूप के अंदर कितना करंट है? अब ये करंट पहचानने के लिए मैं आपको एक आइडिया बताता हूं। देखिए, ये जो लूप होगा स्टूडेंट, ये जो लूप होगा, इसने एक ओपन सरफेस एनक्लोज कर रखा होगा। एक ओपन सरफेस इसने एनक्लोज कर रखा होगा। उस ओपन सरफेस को जितना करंट पियर्स कर रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है जितना करंट, वही आपका आई एनक्लोज्ड हो जाएगा। वही आपका क्या हो जाएगा? आई एनक्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका एम्पेयर सर्किटल लॉ, दैट इज क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड इन दैट लूप। बहुत ही आसान भाई, बहुत ही आसान। एम्पेयर सर्किटल लॉ इज एन, what is an ampere circuital law? is an alternative way to Biot-Savart law. It is a alternative way to Biot-Savart law. बट क्या आप इसको हमेशा लगा सकते हैं? नहीं, आप लगा सकते हैं, लेकिन इस इंटीग्रल को सोल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये आप तभी लगाएंगे when there is some symmetry in the situation. So it uses symmetry of the situation is utilized. Symmetry of the situation is utilized over here. जहां पे आपको सिमेट्री दिखेगी वहीं पे आप उठा के क्या लगा दोगे? ACL। और ये काफी आसान होता है इन कंपैरिजन टू बायोट-सावर्ट लॉ। तो आप इसको तभी यूज करेंगे जब आपको कहीं पे कोई सिमेट्री दिखाई देगी। आप साइन कन्वेंशन यूज करोगे। क्या यूज करोगे? साइन कन्वेंशन यूज करोगे। अगर आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करते हैं जिस डायरेक्शन में लूप को ट्रेवर्स किया है, तो आपका अंगूठा जो है, थंब जो है, वो करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए। तभी आप इस यहाँ पे जो आई एनक्लोज्ड है उसमें करंट को पॉजिटिव लोगे, अदरवाइज आप करंट को क्या लोगे? नेगेटिव लोगे। देखिए, जैसे इस केस में आपने लूप किधर ट्रेवर्स किया था? ऐसे आपने फिंगर्स कर्ल की, करंट भी ऊपर की तरफ है, तो आप इस आई एनक्लोज्ड को कितना ले लोगे? यहाँ पे प्लस आई। लेकिन मैं आपको एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। सपोज ये हमारे पास लूप है और यहाँ से दो करंट पास कर रहे हैं, एक ये करंट है और एक ये है। सपोज ये वाला करंट है हमारा I1 और ये करंट है I2। इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है और इसकी डाउनवर्ड है, और आपने लूप इस तरह से ट्रेवर्स किया है, लूप ऐसे ट्रेवर्स किया है। ओके, तो अगर लूप ऐसे ट्रेवर्स किया है तो आप जब इस तरफ जाएंगे तो आप देख सकते हैं आपका थंब अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। दैट मीन्स क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? हमें I1 को पॉजिटिव लेना चाहिए और I2 को क्या लेना चाहिए? मुझे नेगेटिव लेना चाहिए बाय कन्वेंशन। सो बाय कन्वेंशन we will take I1 पॉजिटिव एंड I2 नेगेटिव। तो आप आई एनक्लोज्ड कितना लिख देंगे? यहाँ पे आई एनक्लोज्ड, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आई एनक्लोज्ड आप कितना लिख देंगे? I1 माइनस I2, I1 माइनस I2, I1 माइनस I2, ये आप लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, जब भी आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी तो आप लूप बहुत ध्यान से चूज करेंगे। जो लूप आप चूज करेंगे उसको बहुत सोच समझ के लेना है। आप 3 सिमेट्री वहां पे देख सकते हैं। आप लूप वही लेना जिसमें ये तीनों में से कोई सिमेट्री लग सके मैग्नेटिक फील्ड के साथ। जैसे पहली सिमेट्री, और एक ऐसा लूप जो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन के लिए या लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करने के लिए, ऐसे लूप को आप बोलते हो एम्पीरियन लूप। Okay, the loop which you choose for the calculation of line integral of magnetic field easily is called Amperian loop. तो देखिए, आप Amperian loop चूज कर लेते हैं, और Amperian loop चूज करने में आप इन 3 सिमेट्री का ध्यान रखोगे। Magnetic field B is tangential to the loop. Magnetic field B is tangential to the loop. And is non-zero,
ओके, टेंजेंशियल होनी चाहिए लूप के और नॉन जीरो होनी चाहिए, इसीलिए ताकि डॉट प्रोडक्ट में हमारा कोस जीरो आ सके हर एक पॉइंट के लिए और इंटीग्रल जो है वो आसानी से सोल्व हो सके। जैसे ये होता है हमारा इंटीग्रल v डॉट dl, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड और dl के बीच में हमेशा जीरो एंगल है क्योंकि टेंजेंशियल है वो, तो इस इंटीग्रल को हम लिख सकते हैं b dl। और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो है, इज नॉन जीरो कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट है अगर वो, तो मैग्नेटिक फील्ड को भी मैं बाहर ले सकता हूं और dl को फिर सोल्व कर सकते हैं इजीली। तो हम ऐसी एक सिमेट्री यूज कर सकते हैं। दूसरी देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मल टू द लूप, b इज नॉर्मल टू द लूप, नॉर्मल टू द लूप, और b डॉट dl इज जीरो, b डॉट dl जीरो आ रहा है। या फिर तीसरा केस है स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड गायब ही हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए कहीं पे, तो ऐसा लूप भी हम ले सकते हैं। वैनिशेस, एक ऐसा लूप ले लिया हमने जहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो रही है। तो इन तीनों में से हम देख लेंगे कि उस लूप में कौन सी सिमेट्री फिट बैठ रही है, और अगर वो सिमेट्री है तो हम उस तरीके का लूप चूज करेंगे। आने वाले 2-3 एग्जाम्पल आपको ये बात अच्छे से आपके दिमाग में बैठा देंगे, आपको समझा देंगे कि कैसे हम लूप चूज करते हैं और क्या इन सिमेट्रीज का क्या फायदा है हमारे उसमें कैलकुलेशन में, कैसे ये फायदा पहुंचाती हैं। ठीक है, तो हम इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। अब एप्लीकेशन का पहला पार्ट है, वी कैन कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से हम मैग्नेटिक फील्ड उसके पास निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है हमारे पास, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर, इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर। तो इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर है जिसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो मैं आपको ये जो बोल रहा हूं आप अपने साथ साथ ये लिखते जाइए, मैं यहां पे बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं ये चीजें। Let us assume an infinite straight current carrying conductor. Let us assume this infinite straight current carrying conductor, and we have to calculate the field at a point P which is at a distance r from the wire, okay. Let us consider an circular Ampérian loop. Circular, ध्यान दीजिए मैंने कैसा लूप लिया है यहाँ पे, सर्कुलर एम्पीरियन लूप। तो सर्कुलर ही क्यों लिया, और भी तो ले सकते थे, सर्कुलर ही क्यों लिया? तो सर्कुलर इसलिए लिया है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, सर्कुलर कंसेंट्रिक रिंग्स की फॉर्म में होती है। किसने बताया था ये हमें? अर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में हमें पता चला था कि मैग्नेटिक कंपास नीडल जो है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में अलाइन हो रही हैं। तो मुझे पता है मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में है। तो क्यों ना मैं अपना एम्पीरियन लूप भी उन्हीं के साथ बिल्कुल वैसा ही उसके साथ कोइंसाइडिंग ले लूं। इससे फायदा क्या होगा, देखो अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करता हूं, मान लो ये हमारा डीएल एलिमेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगी। किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उस पॉइंट पे। तो मैग्नेटिक फील्ड भी उसी तरफ है, डीएल भी उसी तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0। तो अभी मैंने सिमेट्री के जो पॉइंट बताए थे उसमें सबसे पहला पॉइंट यही था, आइदर मैग्नेटिक फील्ड इज टेंजेंशियल टू द लूप विद ए कांस्टेंट वैल्यू। तो मैं अब अगर एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करता हूं, अप्लाइंग, देखिए अप्लाइंग एसीएल, एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई कर रहा हूं मैं। तो एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई एन क्लोज्ड, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई एन क्लोज्ड। तो अब मैं मैग्नेटिक फील्ड का क्लोज इंटीग्रल करने वाला हूं। देखिए डॉट प्रोडक्ट में कॉस कितना आएगा, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0। खाली इस पॉइंट के लिए नहीं, सभी के लिए। तो बी डीएल कॉस 0 क्लोज इंटीग्रल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। करंट कितना एनक्लोज कर रखा है, यही तो करंट है, आई तो करंट है इसमें,
जो पंक्चर कर रहा है इस एरिया को, ये जो एरिया है जो इस बाउंड्री से बंधा हुआ एरिया है, इसको कितना करंट पास कर रहा है, आई करंट ही तो पास कर रहा है, तो आई एनक्लोज्ड कितना हो गया, आई के बराबर हो गया। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड B को मैं बाहर ले सकता हूं, cos 0 1 हो गया। बाहर क्यों ले लिया, क्योंकि मुझे पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जब आप दूर जाते रहते हो, डिस्टेंस बढ़ता है, तभी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कांस्टेंट रहती है मैग्नेटिक फील्ड, तो B मैंने इंटीग्रल से बाहर ले ली क्योंकि वो कांस्टेंट है। अब इंटीग्रल dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब मुझे बताओ ये बात, dl का इंटीग्रल करोगे तो क्या आना चाहिए, तो dl का इंटीग्रल अगर आप करोगे मतलब आपने वो छोटे छोटे सारे एलिमेंट जोड़ दिए, इंटीग्रल का मतलब जोड़ दिए, तो क्या बन जाएगा, इस सर्कल का सरकमफ्रेंस बन जाएगा। सरकमफ्रेंस कितना होता है सर्कल का, 2 पाई आर। तो मैं यहाँ पे 2 पाई आर लिख देता हूँ, dl का इंटीग्रल कितना आ गया, 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। This implies your result is B is equal to mu naught over 2 pi I by R. Well done, बहुत बढ़िया। B is equal to mu naught over 2 pi I by R। तो ये आपका रिजल्ट आ गया मैग्नेटिक फील्ड का। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है जैसे जैसे आप वायर से दूर जाते रहोगे मैग्नेटिक फील्ड आपका कम होता रहेगा, इट विल डिक्रीज विद R। अगर आप एक ग्राफ बनाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जब आपका R 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट हो जाएगा, और जब R इनफाइनाइट है तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। सो B वर्सेस R, दिस इज द ग्राफ। तो स्टूडेंट्स अभी हमने देखा एक थिन इनफाइनाइट वायर से R डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, और इन जनरल मैग्नेटिक फील्ड एक इनफाइनाइट वायर से कैसे वेरी करती है। दूसरी एप्लीकेशन जो हम करने वाले हैं यहाँ पे वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट थिक वायर। एक थिक वायर जिसकी हमें थिकनेस पता है, जिसका हमें डायमीटर या फिर रेडियस पता है, उससे मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी करेगी, आइए अब वो देखते हैं। सो इनफाइनाइट करंट कैरिंग थिक वायर। ओके, तो मैं कंसिडर कर लेता हूं, लेट अस कंसिडर अ थिक वायर। मैं कंसिडर कर लेता हूं एक थिक वायर। ये स्टूडेंट्स इनफाइनाइट है, ऊपर भी इंफिनिटी तक जा रहा है और यहां पे भी इंफिनिटी तक जा रहा है, और इसका रेडियस दे रखा है कैपिटल R। लेट कैपिटल R बी इट्स रेडियस, और पूरे वायर से थ्रू आउट इट्स क्रॉस सेक्शन, पूरे वायर से क्रॉस सेक्शन से I करंट पास कर रहा है। लेट I बी द करंट पासिंग थ्रू द होल क्रॉस सेक्शन, पूरे क्रॉस सेक्शन से I करंट पास कर रहा है। ये सारी चीज आपको लिखनी है ये। लेट अस कंसिडर अ थिक वायर ऑफ रेडियस R, लेट I बी द करंट पासिंग थ्रू इट्स क्रॉस सेक्शन। अब देखिए इसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है दो रीजन में। पहला रीजन 1 जो कि उसके अंदर होगी, हमें मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वायर निकालनी है और मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द वायर निकालनी है। एक ऐसे पॉइंट पे हमें निकालनी है P पॉइंट पे जो इसके अंदर है, और दूसरी एक ऐसे पॉइंट पे हमें फील्ड निकालनी है जो इसके बाहर है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं एक ऐसे पॉइंट पे जो इसके बाहर लाई कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, एक एम्पीरियन लूप ले लूंगा, जैसे लास्ट टाइम मैंने लिया था वैसे ही एक एम्पीरियन लूप ले लूंगा। इस एम्पीरियन लूप का रेडियस मैंने कंसिडर कर लिया R। इस एम्पीरियन लूप का मैंने रेडियस कितना कंसिडर कर लिया R। अब इंटीग्रल करता हूं मैं, देखिए B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I एनक्लोज। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं एट P2 पॉइंट पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, तो P2 के लिए B डॉट dl म्यू नॉट टाइम्स I एनक्लोज। अब आप फिर से देख सकते हैं सिमेट्री से कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी। मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू डीएल एलिमेंट। जो डीएल एलिमेंट होगा आपका, जो डीएल एलिमेंट होगा उसी की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो उन दोनों में एंगल कितने होंगे, 0 एंगल होगा। तो मैं इसको सोल्व कर सकता हूं, B क्लोज इंटीग्रल dl इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब इस एम्पीरियन लूप के अंदर कितना करंट है, सारा का सारा करंट तो है ना इसके अंदर, पूरा वायर इसने एनक्लोज कर रखा है, तो करंट कितना है I, सो म्यू नॉट इनटू I, और ये हो जाएगा 2 पाई R दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I। तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया
B इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 2 पाई I बाय R। ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी वायर के बाहर। तो ये कुछ अलग नहीं है, ये जैसे एक थिन स्ट्रेट वायर के बाहर आई थी उतनी ही है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड वायर के बाहर 1 बाय R से डिक्रीज करती जाएगी। अब बात करते हैं इसके अंदर। अगर मुझे वायर के अंदर निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड तो कितनी होगी? तो देखिए वायर के अंदर, सो एट P1, तो P1 कैलकुलेट करने के लिए मुझे अब क्या करना होगा स्टूडेंट्स? मेरे को फिर से क्या लेना पड़ेगा? एक एम्पीरियन लूप लेना पड़ेगा। लेकिन इस बार वो एम्पीरियन लूप किस पॉइंट से पास करेगा? P1 पॉइंट से पास करेगा। तो एक छोटा सा मैंने लूप ले लिया, ये छोटा सा लूप ले लिया जो P1 पॉइंट से पास हो रहा है। आप एक चीज बहुत ध्यान से इसमें देख सकते हैं कि इसमें अब सारा करंट पास नहीं हो रहा है। सारा करंट तो इस वायर के थ्रू था, लेकिन इस छोटे से लूप से, एम्पीरियन लूप से, इसने जो एरिया एनक्लोज कर रखा है उसको जो अब करंट पियर्स करेगा, उसको पेनिट्रेट करेगा, वो आई नहीं होगा, वो आई से कुछ कम होगा। देखिए कैसे निकाल सकते हैं आप आई एनक्लोज्ड? आई एनक्लोज्ड कैसे निकाल सकते हैं? मैं एक यूनिटरी मेथड का यूज कर सकता हूं। मैं कह सकता हूं कि इस एरिया से, कितने एरिया से? पाई कैपिटल R स्क्वायर से जो करंट पास कर रहा है उसकी वैल्यू है आई। उसकी वैल्यू कितनी है? पाई R स्क्वायर से आई। तो एक यूनिट से कितना पास करेगा? आई बाय पाई R स्क्वायर। एक यूनिट से करंट कितना पास करेगा? आई बाय पाई R स्क्वायर। और अगर मैं इस एम्पीरियन लूप का रेडियस R मान लेता हूं तो पाई R स्क्वायर से कितना करेगा? आई बाय पाई R स्क्वायर इंटू पाई R स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये आ गया आई बाय R स्क्वायर इंटू R स्क्वायर। यही आपका क्या है? आई एनक्लोज्ड। यही करंट होगा जो इसके अंदर से पास करेगा। इस एम्पीरियन लूप से इतना करंट पास कर रहा होगा, आई R स्क्वायर बाय कैपिटल R स्क्वायर। अब आप इसमें एम्पीरियन लूप के लिए, इस एम्पीरियन लूप के लिए एम्पेयर सर्किटल लॉ लगा दो। सो ACL अगर आप लगाओगे तो आ जाएगा B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड, म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड। तो B बाहर ले लिया, वैसे ही मैं डायरेक्ट स्टेप कर देता हूं DL का जब आप इंटीग्रल करोगे इसके अबाउट तो 2 पाई R आ जाना है, जैसे पहले मैंने करके दिखाया है, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड अभी हमने निकाला था आई R स्क्वायर बाय कैपिटल R स्क्वायर। तो यहाँ पे एक R से एक R कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल एक R बच जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी? म्यू नॉट ओवर 2 पाई आई आर बाय R स्क्वायर। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, P की वैल्यू इतनी आ जाएगी। आप एक चीज देख सकते हैं यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैग्नेटिक फील्ड R के साथ डायरेक्टली वेरी कर रही है, ये इसके साथ इंक्रीज करती जाएगी। इसका मतलब स्टूडेंट सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? 0। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी वायर के? 0। और उसके बाहर सेंटर से जैसे जैसे दूर जाते रहोगे मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज लीनियरली इंक्रीज करेगी और फिर वायर के बाहर डिक्रीज करेगी 1 बाय R से। अगर मैं इसका एक ग्राफ बनाता हूँ अगर मैं, तो वो ग्राफ कैसा आएगा? दैट ग्राफ विल लुक लाइक दिस। ये है R इज इक्वल टू R, ये मैग्नेटिक फील्ड B और ये R से वेरिएशन है। तो जैसे जैसे R बढ़ेगा स्टूडेंट, जब ओरिजिन मतलब सेंटर पे है तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है, उसके बाद लीनियरली इंक्रीज कर रहा है ग्राफ, लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। सरफेस पे सबसे ज्यादा है मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एट इट्स सरफेस पे सबसे ज्यादा है और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड 1 बाय R से डिक्रीज करेगी। तो ये ग्राफ भी आपको याद रखना है। ये किसके लिए है? एक थिक वायर के लिए जिसका रेडियस कैपिटल R है, सेंटर पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो आ गया समझ स्टूडेंट्स? इसको अपने आप से जरूर प्रैक्टिस करेंगे आप, अपनी कॉपीज में इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।